12th के बाद से ही लड़के देखना चालू कर सपने ऐसे दिखाए गए थे कि पुलिस में होना है, 99% हो ही जाना है। एमपीएससी की प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैं एज अ सपोर्टिव वाइफ मैंने बोला मैं काम स्टार्ट करती हूँ। बुटीक चालू की। 4 साल करने के बाद फिर ऐसा लगा कि इसमें ही करियर बनाया जा सकता है अब। तो फिर मैंने आईएनएफडी ज्वाइन किया। लेडीज को ही तो बोलते हैं ना बच्चा क्यों नहीं है। तो एक वो अलग प्रेशर था, फाइनेंशियल अलग प्रेशर था, करियर का अलग प्रेशर था, फैमिली का अलग प्रेशर था। मेरे दिमाग में डिजाइन्स जैसे रिसाइकलिंग, तो ऐसे लोग चाहिए जिनको वो समझे, क्वालिटी काम जो वो वेयर करते हो वैसे। सिर्फ ब्लाउज नहीं सिलना था मुझे। तो फिर मैंने बहुत बड़ा रिस्क ली विदाउट एनी बैकअप कि मैं आ गई इधर प्राइम लोकेशन में। तबीयत अच्छी रहे खराब रहे, मूड ऑफ रहे ऑन रहे, जो भी रहे, अड्डे में जाके बैठना है अपने। अप साइक्लिंग वाला काम होता है, जैसे लहंगा टू गाउन, गाउन टू लहंगा, साड़ियों के ड्रेसेस, इंडो वेस्टर्न। तो मैं इसको कैसा डिजाइन करूँ ना, तो उसके लिए दिमाग फ्री होना चाहिए। बराबर। अब फ्री है 1 साल से। मेरे खुद के कैलेंडर आते हैं, फैशन कैलेंडर। प्रोफेशनल मॉडल्स नहीं लेती हूँ कैलेंडर के लिए। भगवान ने हर एक इंसान को बहुत सुंदर बनाया है, ब्यूटीफुल। हर एक लड़की को, मोटी हो, सांवली हो, गोरी हो, हाइटेड हो, शॉर्ट हो, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी कि वो ब्यूटीफुल दिखेगी। तो मैं क्या करती हूँ ना, उनके अकॉर्डिंग उन्हें आउटफिट्स देती हूँ। कि नागपुर में सबसे बेस्ट ग्रैंड इवेंट करवा चौथ का सरला पांडे ही करवाती है। बहुत बड़ा एम है। मैं तो चाहती हूँ मेरे हर एक सिटी में फ्रेंचाइजीज हो और हर एक मॉल में मेरा एक स्टोर हो। बस इतना ही। सरला जी, नो नॉइज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। सरला जी, आप एक समृद्ध और राजनीतिक रूप से मजबूत परिवार से आती है, तो आपका बचपन कैसा रहा? बचपन मेरा बहुत ही मिक्स टाइप का था। जब मैं 5 साल तक के तो मैं गांव में थी, और गांव में भी मेरे पापा भी गांव से ही है, और फिर वही फैमिली मैटर्स कुछ ना कुछ होते हैं, तो वो नागपुर आ गए। अब वो नागपुर आ गए थे 2-3 साल पहले। फिर जब हम थोड़ा बड़े हुए, हम 3 भाई बहन हैं, तो जब मैं 5 साल की थी, मेरे से 2 भाई छोटे हैं, तब फिर हम पूरी फैमिली को पापा ने नागपुर में लाए। पूरे खानदान में ही मैं पहली बेटी थी। और उसके बाद मेरे भाई है, फिर मेरे चाचा है, उनको भी बेटा ही हुआ था। तो मेरे पापा और हमारे खानदान में लड़कियों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लड़कों एज कंपेयर टू लड़के। तो मेरे पापा ने तो मुझे, मतलब जिस चीज पे हमने हाथ रखा वो हमको मिली है। ऐसी लाइफ थी कि बस उनको ये पता था कि इसको क्या स्टडीज करना है, इसे क्या अभी जरूरत है, मतलब बिना हमारे बोले ही हमको वो चीजें मिली है। तो बोल सकते हैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट हुआ। मैं इसी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूंगी। हाँ, डांट भी पड़ी है, कभी गलती हुई है तो, लेकिन कभी किसी चीज का अभाव नहीं हुआ। जैसे आपने बताया 2008 में आपने एविएशन किया। उस समय तो एविएशन एक मतलब इट वाज नॉट नॉर्मल कोर्स, तो आपने कैसे 2006 में एडमिशन ली थी। मतलब 7 और 8 जैसे 1-1.5 साल का वो रहता है डिप्लोमा। बहुत सारे उसमें कोर्सेस होते हैं। एविएशन सिर्फ एविएशन नहीं, जैसे उसमें हॉस्पिटैलिटी होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म होता है, सेल्फ ग्रूमिंग होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग ये होते हैं, सेक्शंस होते हैं कि इसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो थोड़ा वो लेंदी भी हो जाता है। और जैसे इन फ्लाइट ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हमको दिल्ली भी लेके लेके गए थे। तो उसमें 1.5 साल करते करते लाइक 2008 आते हो ही गया था डिप्लोमा मिलते मिलते। तो 1.5 साल का वो कोर्स था, साइमल्टेनियसली कर रही थी मैं ग्रेजुएशन के साथ। हाँ, मुझे बहुत वो थी ना कोई चीज की, मतलब ऐसा लगता है टाइम वेस्ट क्यों करना। क्योंकि ग्रेजुएशन है वो तो मैं कर ही लूंगी, 2 आवर्स की क्लासेस होती थी, तो फिर मुझे लगता था कि कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे 2008 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ प्लस डिप्लोमा भी कंप्लीट हुआ। तो जैसे ग्रेजुएशन हो गया, जो हमारा समर में जैसे रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने बैंक में भी जॉब की।
अच्छा। क्योंकि मेरा ऐसा होता था कि मुझे खाली नहीं बैठना है हाँ। और मेनली भले ही कोई जैसे पापा है प्रोवाइड कर रहे हैं सब चीजें, लेकिन मेरा एक ये होता था कि मैं क्या हूँ, मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है और हम पेरेंट्स से कितना मांगेंगे और मुझे ऐसे मांगना और एक एक पैसे का हिसाब देना शायद बचपन से नहीं पसंद था। तो मैं 10th के बाद ट्यूशंस भी लेती थी। अच्छा। तो जैसे मेरा 10th हुआ था तो मैंने ट्यूशन ली थी 3 साल, अच्छा। जब मैं खुद 11th 12th और फर्स्ट ईयर में थी। ओके। तो मैं घर पे ही छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। मतलब शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई फिर थी। जैसे ही मैंने एविएशन में एडमिशन ली, फिर मैंने ट्यूशन छोड़ दी हाँ। लेना और फिर ग्रेजुएट हुई। तब भी फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक में जॉब किया, बैक ऑफिस, एसआईपी सेल करती थी मैं। तो मतलब आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जॉब भी कर रहे थे, स्टडीज भी अच्छा था, कैसे फर्स्ट हो क्लास गया? आई हूँ मैं हमेशा। नाइस। नाइस। तो फिर 2008 में बहुत जल्दी आपका शादी हो गया, एज? शादी तो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही हो गई ना। हाँ। बस एक चीज था फैमिली का, जिसे बोल सकते हैं कि कितना भी नागपुर में आए, कितना भी मॉडर्न, मतलब पापा वगैरह तो ऑर्थोडॉक्स ही है। हाँ। हाँ। हाँ, ये है कि बेटी जो बोल रही है, बच्चे जो बोल रहे हैं, उनको मेरे एंड से कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके जो थॉट्स है तो वो गांव वाले ही रहते हैं। और जैसे कि हाँ, बहुत ज्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, करेक्ट, करेक्ट। घर खानदान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उन्होंने ये नहीं किया मेरे साथ कभी जोर जबरदस्ती कि अभी शादी करनी है कि नहीं तुरंत करो। बस ये था कि वो 12th के बाद से ही लड़के देखना चालू कर दिए ओह थे, माय गॉड। कि हमारे यहाँ कर देते हैं ना, यूपी बिहार में तो कर ही देते थे जल्दी शादियां। तो ऐसा था कि गांव से प्रेशर आता था कि ये बड़ी है खानदान में सबसे, तो अच्छा। जब इसकी शादी होगी ना तो गांव में भी जो कजिन्स है, ओह। तो मेरी हुए बिना उनकी कैसे हो पाएगी, ये चक्कर में पीछे पड़े थे। फिर भी कुछ एक दो कजिन्स की तो मेरे से पहले शादी हो गई, मतलब मेरे छोटी बहनों के मैंने मेकअप किए हैं शादी वाले। ओह। तो ऐसा, फिर भी लड़का देखते देखते ग्रेजुएट हो गई मैं। और फिर पापा मम्मी का भी ऐसा था कि अकेली है तो हमारे आसपास रहेगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा। तो नागपुर में ज्यादा प्रायोरिटी थी कि यही होना चाहिए। पर फिर ये फैमिली फ्रेंड थे जहाँ मेरी शादी हुई थी, और ऐसा लगा कि सब चीजें तो सही है, इंसान अच्छे हैं, और पैसे का क्या है, पैसा तो लड़की हमारे बचपन से कमा रही है। कॉन्फिडेंस था पापा को। हाँ, मतलब ये नहीं है ना कि भूखे मरेंगे। करेक्ट। और लड़का है तो वो भी कुछ, वो इंसान जो है वो भी कुछ ना कुछ करेगा, ये भी करेंगी, और दोनों मिलके एक बहुत ही अच्छी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, नॉर्मल। करेक्ट। तो मेरे जो ड्रीम्स भी थे ना, ऐसे एकदम उड़ने वाले वैसे नहीं थे, मतलब एक बहुत ही सटल फैमिली, छोटी सी फैमिली हो। जैसे देवर जेठ नहीं थे, नंदे थी 3, उनकी वो अपने अपने घरों में खुश रहेंगी, ये मेरा छोटी सी मेरी फैमिली रहेगी, ऐसा वाला सोच के कर लिए थे। पर उसका पूरा अपोजिट हो गया। कोई बात नहीं। तो जब मतलब आपकी शादी हुई तो जैसे सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं क्या था। था फिर? शादी दोनों ही ग्रेजुएट हुए थे ओके। तब शादी हुई थी। पर ऐसा था कि सपने ऐसे दिखाए गए थे कि पुलिस में होना है, 99% हो ही जाना है, क्योंकि आधे से ज्यादा फैमिली मेंबर्स उनके पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा। से बिलोंग करते थे। तो ये था कि मेरा भी ड्रीम है, मुझे भी वही होना। एमपीएससी की प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैं एज अ सपोर्टिव वाइफ मैंने बोला मैं काम स्टार्ट करती हूँ और ओके। आप स्टडीज पे फोकस करो। ओके। पर वो कैसा हो गया, उल्टा हो गया। अच्छा। मतलब वो धीरे धीरे हैबिट हो गई ओके। इररिस्पॉन्सिबल बनने की। अब वो ऐसा हो गया कि मतलब वाइफ नाम की कोई चीज नहीं है, हाँ। अब तो ये दोस्त जैसा हो गया। हाँ। तो ये तो खुद का कर ही ले रही है, हाँ। पापा घर का कर दे रहे हैं जो कर रहे हैं, तो वो एकदम फ्री इंसान हो गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वाइफ होती क्या है पता ही नहीं था। वाइफ सिर्फ रूल के लिए होती है कि मैं पति हूँ, उतना ही था कि हस्बैंड वाइफ है, बाकी कुछ नहीं। मतलब ऐसा, एज भी आप लोगों की बहुत कम कम हुई होगी। हाँ 22, 22। मैं 22 वो 21, ओह। 10 महीने छोटा था। चलो कोई नहीं। तो फिर आपने सबसे पहले क्या बिजनेस स्टार्ट किया वहां पे? बुटीक। एक्चुअली उसके मैंने पीछे कोई रीजन? जैसे शादी हो गई थी 2008 में, तो फिर मैंने सोचा, मतलब मैं जॉब्स के लिए देख रही थी
इंटरव्यूज देती थी, क्योंकि मुझे तो पता था मैं जॉब ऐसे परमानेंट किसी नहीं कर सकती हूँ, किसी की तो मैं सुन ही नहीं सकती हूँ, ब्लड में ही नहीं है वो। मैंने बोली मैं एविएशन की हूँ तो ठीक है, कैबिन क्रू का जॉब नहीं करती हूँ, एटलीस्ट ग्राउंड स्टाफ में कर लेती हूँ, अच्छा नागपुर में ही ग्राउंड स्टाफ में जॉब कर लेती हूँ। अच्छा तो मेरे पापा का कहना ऐसा था कि बेटा अगर आप, जॉब गलत नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला, सबकी कैपेबिलिटीज होती है, कौन क्या कर सकता है वो इंडिविजुअल होता है, चॉइस होती है। तो मेरे पापा के थॉट्स ऐसे थे मुझे लेके, अब भाई मेरे अभी जॉब ही कर रहे हैं, तो ऐसा था कि आप, अगर मेरे पापा ने ये मतलब सोचे कि नहीं लड़की है, खुद के अगर बलबूते पे रहेगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, सही है। तो बोल तब के टाइम पे मतलब 17 साल पहले, हाँ 16 बड़ी साल बात पहले है। पापा ने बोला कि आप अगर 50,000 कमा रहे हो, यस सर नो सर, यस सर नो सर करोगी, अगर आप खुद की चेयर पे बैठे रहोगी 5,000 भी कमाओगी, वो तुम खुद की बॉस रहोगी। करेक्ट। तो फिर मैं वो कर सुनते हुए फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई नाइस एटीट्यूड। ऐसा। तो मम्मी का कहना था कि मैंने तुझे इतना सिखाया, मतलब हुआ कैसा कि शादी के बाद मैंने देखा घर के अंदर, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो 20-20 रुपए के लिए मोहताज हो जाऊंगी, तो जॉब तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सरला करना, और वैसे भी इतना पढ़ लिख के मैं ऐसे बैठ थोड़ी ना सकती हूँ, मैं तो जब मैं बचपने से कमा रही हूँ तो मेरे हाथ में तो मुझे पैसे चाहिए, सच है। हैबिट हो गई है मुझे खर्च करने की। तो फिर जॉब देखा इधर उधर, इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यूज में किस पर्पज से देती थी पता है, जॉब के लिए नहीं, मैं जब इंटरव्यू लूंगी तो मुझे दूरदृष्टि। देखते हैं इंटरव्यू में होता क्या है, करेक्ट। क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या एटीट्यूड एक होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस था वो था हम्म। पर्पस मेरा, मतलब एक्सप्लोर करना रहता था मुझे, जा जाके फिर मैं ऐसे बैठती थी, जो इंटरव्यू में ऐसे बैठती थी, देखती थी, मैं ही उसको ही गरम देके आ जाती हूँ। क्योंकि जॉब तो करना था नहीं। मैं तो एक्सपीरियंस लेने आई हूँ। तो जो प्रेशर रहता है कि जॉब मिलना चाहिए वो तो था ही मेरे को ऐसा नहीं था, मैं कौन सा मजबूरी में करने वाली थी। मैं तो कर सकती हूँ ना, खुद से कर सकती हूँ, तब उस वक्त तो मैं पापा को भी बोलती थी तो मेरे को कितना अच्छा बिजनेस सेटअप करके दे देते थे। बट थिंग इज कि ऐसा होता है, मैंने शादी के बाद कभी पापा को पैसे नहीं मांगे। अच्छा। मेरे पापा ने हमको इतना अच्छा मतलब स्टडीज में इतना अच्छा, शादी ग्रैंड वेडिंग थी 2008 की हिंगना एमआईडीसी में, मतलब ऐसा था कि जहां मेकअप आर्टिस्ट करना है, जो तुम्हें गहने चाहिए, जो तुम्हें कपड़े चाहिए, जो तुमको लेना है लो, जैसा तुमको जो चाहिए वो करो। उस इंसान से अगर मैं शादी के बाद भी पैसे मांगती हूँ तो उनको बुरा लगेगा ना, इतना पढ़ा लिखा के इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो मैंने कभी नहीं लिया। फिर मेरी मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ स्टार्ट हुई कि पापा से नहीं मांगना है, क्योंकि इन्हीं लोगों की बेइज्जती होगी, ससुराल वालों की होगी ना, बेटी का एटलीस्ट डेली नीड्स अगर ना पूरी कर पा रहे हो तो भी, डिजायर्स अगर होती है तो वो गलत है मेरे हिसाब से। वाइफ तब गलत होती है जब हस्बैंड अपना 100% दे, अगर वो आपको स्कूटर में बिठा रहा है ना, प्यार से लेके जा रहा है, और आप फिर कार की डिमांड कर रहे हो और नाराज हो, तो आप गलत हो, मेरा एंगल ऐसा है। पर अगर वो स्कूटर में भी तुम्हें बहुत प्यार से लेके जा रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, उसमें भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट होता है, करेक्ट। तो फिर हस्बैंड गलत नहीं है। तो एटलीस्ट स्कूटर पे तो लेके जाओ, तुम्हारे पास स्कूटर है, उसमें भी तुम धौस दिखा रहे हो कि नहीं लेके जाऊंगा, तो फिर क्या है फिर तुम्हारे पास, तुम उसमें भी पेट्रोल मांग रहे हमसे, तो दिल टूटेगा ना। डिफिकल्ट टाइम था, बहुत डिफिकल्ट। नहीं तो फिर मैंने बुटीक स्टार्ट करी। बुटीक इस बेस पे स्टार्ट करी कि मम्मी ने मुझे 10th के बाद सिलाई सिखाने भेज दी थी। अच्छा। एक्चुअली मेरी मम्मी कभी स्कूल भी नहीं गई है, ओके। पर वो सिर्फ मेरे लिए जी है अच्छा। कि जब मैंने देखा है वो मेरी बेटी ना देखे, ओके। मेरी बेटी को वो हर चीज आनी चाहिए। तो सिलाई भी सिखा दी, पापा ने देखो एविएशन करा दिए, मम्मी ने सिलाई, मतलब दोनों ने अपने अपने एंड से ना सब कुछ दिए हैं। तो वही एक मेरे पे वो था, पूरे अस्त्र शस्त्र दे दिए भरोसा आपको। ऐसा था कि मेरी मम्मी ने बोली, जैसे मैं इंटरव्यू दे रही, साल भर हुआ, कैसा दिसंबर में शादी हुई, अक्टूबर तक हो गया, फिर मेरी मम्मी बोली
इतना तुझे पढ़ाई लिखाई हूँ बोले, क्या कर रही है बोले, तो ऐसी घर में बैठे रहेंगी क्या, अभाव में जिएंगी क्या। तो फिर मैंने बोली ये बात तो सही बोल रही है, और जॉब तो कर नहीं सकती, क्योंकि प्रेशर ऐसा था कि घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बहुत बढ़ गई। मैं 22 साल की एज से ही सास की तबीयत खराब है, पूरा घर संभालना पड़ रहा था, पूरा किचन में 4-4 5-5 घंटे किचन में 2-2 3-3 टिफिन बना रही हूँ, लंच बॉक्स सबको नाश्ता खाना, मतलब ये सारी चीजें सारी ही घर के समझ जाओ आप, बस बर्तन कपड़ा छोड़ के सब काम कर रही थी मैं, मतलब। और उसमें मुझे दुख नहीं था क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही थी। लेकिन कभी भी जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं ना, तो उसका अच्छा मत बोलो तो बुरा भी मत बोलो, बराबर है, ये एक्सपेक्टेशन तो रहेगी ही। कम से कम। तो फिर मैंने देखी वहाँ लोकमान्य नगर में ही मौसी का मेरे एक शॉप था, तो वहां पे बुटीक चालू की, 1800 रुपए किराया देती थी मैं। अच्छा। हाँ, फिर एक लड़की हायर करी, 2 लड़कियां हायर की, और उनसे एक अपना स्टिचिंग करवाती थी। मैं भी अपना 8 घंटे वहां बैठती थी, घर के पास में था, तो हाफ एन आवर के लिए लंच करने के लिए कभी कभी आ जाती थी, कभी कभी नहीं आ पाती थी। अच्छा। और 3-4 साल करने के बाद फिर ऐसा लगा कि इसमें ही करियर बनाया जा सकता है। अब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर जब हम 2-3 साल ऐसे रन कर लेते हैं, बराबर है। तब फिर सोचा कि अब मैं इसका प्रोफेशनल कोर्स कर लेती हूँ, प्रॉपर अपने हाथ में डिप्लोमा आ जाएगा, तो फिर एक पावर अलग आ जाता है। करेक्ट। तो फिर मैंने INFD ज्वाइन किया, और वो पीरियड भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक होता है अपना, एक ऐसा समय होता है ना जब हर कोई परीक्षा लेता है, बराबर है। भगवान भी नहीं छोड़ता। उन्होंने ऐसा हुआ, जो लड़की परमानेंट थी 4 साल से, वो उस वक्त छोड़ के चली गई। अच्छा, बुटीक में। हाँ, ओके। फिर और एक लड़की थी वो भी, और ऐसा हो गया कि वो टाइम पे अब मैंने वहां फीस भरी हुई हूँ, मुझे भी तो जाना है कंटिन्यू करना, तो क्लासेस होती थी 11 बजे से 1 बजे तक के, 1:30 बजे तक। फिर मैं डायरेक्ट स्टूडियो जाती थी, और फिर वहां 8 बजे तक बैठती थी, 2-3 घंटे शॉप बंद रहता था, और फिर उसी पीरियड में दूसरे फिर स्टाफ ढूंढना भी तो मुश्किल होता है ना थोड़ा। करेक्ट। तो भी फिर वो निकला समय, 1-2 महीने 2-3 महीने वैसा गया, मतलब बहुत मिक्स चीजें हुई। लेकिन ये था कि मैं छोड़ूंगी नहीं, ये पूरा कोर्स करूंगी, प्रॉपर क्लास जाती थी, क्योंकि मैंने 1 साल का ही डिप्लोमा की हूँ, प्रॉपर हर प्रोजेक्ट करती थी। तो बस फिर उसके बाद अपना हो गया स्टार्ट कि भैया अब मैंने बुटीक करी हूँ, ये मतलब अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर ली हूँ, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें लाइफ में हुई, जैसे अभी है बेबी वगैरह का भी रहता है, शादी के बाद प्रेशर, तो मेरे पास तो मतलब सब एक साथ ही प्रेशर था। लेडीज को ही तो बोलते हैं ना बच्चा क्यों नहीं है, बराबर। तो एक वो अलग प्रेशर था, फाइनेंशियल अलग प्रेशर था, करियर का अलग प्रेशर था, फैमिली का अलग प्रेशर था। और इतने सारे प्रेशर्स को एक साथ फेस किया आपने। हाँ, वो शायद ही फीलिंग्स कोई समझ पाएगा कि जब हम बैठे हैं अपने अलग दुनिया में, और उसमें कोई एकदम से आता है, क्यों रे तेरे को बच्चा क्यों नहीं है, ऐसा। और फैमिली में कोई वो चीज को समझ नहीं रहता कि मैं क्या जवाब दूं, मैं किसको बोलूं कि मेरे को ऐसा करना है, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था मम्मी के अलावा। मम्मी वो चीज को समझ रही थी, और मुझे सब लोग बोलते थे नाटक कर रही है। माय गॉड। तो मेरी लाइफ ऐसी रही है ना कि मैं बाहर, ऑफ कोर्स 2 लाइफ जीते हैं हम, वर्क प्लेस पे थोड़ी ना मुंह गिरा के बैठ सकते और पर्सनल चीजें लाएंगे बीच में। करेक्ट। पर ऐसा होता था कि घर में भी वो लोग ये सोचते थे कि हाँ हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अरे उसके लिए कुछ एफर्ट्स, मतलब घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, तो वैसा कुछ था ही नहीं, और वो लोग बोलते थे नाटक कर रही है। दिस इज टू मच। कभी तबीयत खराब हो जाती थी तो नाटक कर रही है, घूमने को दुकान जाने को नहीं है क्या तबीयत खराब। पर अगर थोड़ा तबीयत खराब है तो हम दुकान इसलिए जाएंगे क्योंकि हम उस चीज से सरवाइव कर रहे हैं, बराबर। तो हम बैठे भी रहेंगे ना तो भी जाना है। जाना है। तो वो चीज नहीं समझ में आ रही थी किसी को। ऐसा था कि या तो यहाँ घर के पूरे काम करो, तबीयत ठीक है तो
और अगर तबीयत खराब है तो फिर रूम में ही पड़े रहो, फिर तो बुटीक भी नहीं जाओगी। बुटीक गए हो, घर में काम नहीं किए हो, इसका मतलब नाटक है। पर बुटीक तो जाके मुझे बैठना है ना, मैं तो काम करवा सकती हूँ ना बैठ के ऑब्जर्वेशन में। पर घर के कामों में तो ज्यादा मेहनत, मतलब ऐसा होता है ना कि कंटिन्यू करना है तो शरीर चलेगा अपना, और शरीर कभी नहीं चलता है, बैठे बैठे ही देख सकते हैं, थोड़े कुछ काम ऐसे होते हैं। तो ये सारा चीजें कौन से टाइम का है, कौन से साल का है ये सारी चीजें? ये सब मेरा वही पूरा ही है, देखा जाए तो 2000 मतलब 20 तक के तो पूरा चला है ये चीजें, 10-12 साल। एक्चुअली एक ननद की शादी होनी थी, 2019 में हुई है, और मेरी जो लाइफ चेंज हुई है वो मैंने चेंज की हूँ लॉकडाउन के बाद। अच्छा। लॉकडाउन में मुझे ये एक तो मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो है तो मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जो मदर इन लॉ थी वो बाहर ही मोस्टली गांव चले जाती थी, तो मुझे घर संभालने के चक्कर में मैं बाहर कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे ही उसकी शादी हो गई, मैंने कन्यादान लिया था उसका। अच्छा। जैसे उसकी शादी हो गई, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ हिंगना से निकलना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, क्योंकि जो मैं देना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरे दिमाग में है, वो उसका यहाँ पे स्कोप नहीं है। हिंगना में नहीं है स्कोप वो चीजों का ना। आपको थोड़ा प्रीमियम एरिया में जाना था। मुझे मेरे दिमाग में डिजाइन्स, जैसे रिसाइकलिंग, तो ऐसे लोग चाहिए जिनको वो समझे, क्वालिटी काम जो वो वेयर करते हो वैसे। सिर्फ ब्लाउज नहीं सिलना था मुझे ब्लाउज के साथ, ब्लाउज तो सिलना ही था, उसके साथ सारे ड्रेसेस बनाना है मुझे, मेरी क्रिएटिविटी दिखानी है ना, अलग अलग अच्छे क्लाइंट्स चाहिए, सब कुछ। तो फिर मैंने बहुत बड़ा रिस्क ली विदाउट एनी बैकअप, कि मैं आ गई इधर प्राइम लोकेशन में। तो जैसे प्राइम लोकेशन में आप शिफ्ट हुए, तो प्राइम लोकेशन में हम जब शिफ्ट होते तो सबसे बड़ा जो हर्डल रहता है वो रहता है कि आपको डिपॉजिट सबमिट करना, कुछ डिपॉजिट लगता है, उसके बाद रेंट जो आपका मंथली रहता है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो उतना बिजनेस आपका उस लेवल तक चले गया था कि शिफ्ट होने के बाद आपने उस लेवल पे लेके गए? नहीं बताई ना मैं आपको, मैं तो रिस्क लेती हूँ ना। हाँ। तो मैंने रिस्क लिया। अच्छा। कि मैंने स्विच कर दी इधर, ट्रांसफर कर दी। उसके बाद अब इसको इसके एक्सपेंसेस करना कैसा है इसको, फिर मैं भिड़ गई ना, कि इसीलिए तो मैं एक भी दिन मुझे याद नहीं है कि मैं कहीं जाके आराम करी होंगी घर में। अच्छा। तबीयत अच्छी रहे, खराब रहे, मूड ऑफ रहे, ऑन रहे, जो भी रहे, अड्डे में जाके बैठना है अपने। राइट। क्योंकि दिमाग में लाइबिलिटीज रहती है ना, हाँ। वो चीज थी। कर्मभूमि पे जाओ और जो वहां बैठ जाओ, वहां होना जरूरी है, बस। वो काम देखते रहते हैं ना, वही अलग खुशी होती है, वो हील करती है इवन। राइट। जब हमको सही नहीं लगता ना, मतलब मैं ऐसे टाइप की हूँ कि मैं अगर मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है ना, तो अगर मैं पड़े रहूंगी ना तो मैं ज्यादा डाउन हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे थॉट, मेरा तो दिमाग मेरे काम पे रहेगा। करेक्ट। और अगर मैं वहीं बैठी हूँ तो मैं देख तो रही हूँ, ऐसा होता है। तो अभी क्या स्टाफ क्या है आपके पास? हैंडवर्क वाले हैं, हाँ। मास्टर जी है, टेलर है, और 2 इंटर्न है, और 2 लड़कियां हैं असिस्टेंट। तो मतलब अभी अच्छा खासा बड़ा काम हो गया है आपका। अभी बड़ा करना है। वो तो ग्रोथ तो चलते ही रहेगा, और बेटर देन बिफोर। बेटर देन बिफोर। बट जहाँ जाना है वहां तक नहीं गई हूँ अभी। ओके। थोड़ा स्लो जा रही हूँ, अकेली हूँ ना इसलिए। करेक्ट। तो कुछ कुछ एम है दिमाग में बहुत बड़ा ऑलरेडी? एम है, मतलब मैं तो चाहती हूँ मेरे हर एक सिटी में फ्रेंचाइजीज हो, नाइस थॉट। ऐसा पहले तो, और हर एक मॉल में मेरा एक स्टोर हो। बस इतना ही। ड्रीम वीक। नाइस, हो जाएगा। होपफुली हो तो रहा है। हाँ। मैं आई मीन जैसा जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा हो रहा है, और भले स्लो हो रहा है, पर जो अच्छी चीजें होती है ना, स्लो ही होती है, जो टिकती है। करेक्ट करेक्ट। इस पे मुझे भरोसा है। तो अभी तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तो सबसे पहला क्लाइंट कौन था, ये याद है आपको?
जब मैंने स्टार्ट की थी एकदम से इतना तो याद नहीं है, लोकल लोग ही थे। हाँ पर उस वहां पे कैसे मैं खुद ही लोकलाइट थी ना मैं वहां हाँ पे। तो सबसे ज्यादा बड़ा टास्क ये होता था कि अरे मैं तो तेरी दीदी हूँ ना, इतना लेगी क्या मुझसे? ओ मैं तो तेरी भाभी हूँ ना, इतने में सिल दे। अच्छा। ये वाला ज्यादा फैक्टर था वहां पे। तो कॉस्ट नहीं मिल पाती थी बराबर, प्राइसिंग नहीं मिल पाती थी बराबर। सिर्फ मैं सरवाइव कर रही थी खुद को। हम्म। पर मेरा एक चीज था कि मैं स्विच नहीं करती जल्दी जल्दी। ना इंसान ना काम। पेशेंस बहुत है। पेशेंस बहुत है, और वही पेशेंस आज तक यहाँ पे लाया है आपको। हाँ, मतलब ऐसा है विदाउट कि हो पेशेंस जाएगा, तो इतना करेंगे। डिफिकल्ट टाइम निकालना, तो पेशेंस दिया है भगवान ने, तो यहाँ नहीं, तक लाया। भगवान ने साथ भी बहुत दिए हैं। बहुत साथ दिए। मैं जो ऐसा लेट के सोचती थी कि हम्म। मुझे ऐसा करना है, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब मिला है धीरे धीरे। वही है ना कि अगर आप किसी चीज को अचीव करने के लिए आपने पूरे 100% एफर्ट डालते, तो ही भगवान भी मदद करते हैं। वही बात आपको है। उसी इमेजिनेशन में रहना है जो हम्म। आपको चाहिए। चाहिए। पूरा यूनिवर्स आपके विश पूरी फेवर में करने हो में हो जाता है। जाता है। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपका? फिलहाल तो मैं 1 साल से तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा। एकदम फ्रीली काम कर रही हूँ। हम्म। क्योंकि पहले प्रॉब्लम्स थी। और जो हमारी फील्ड है, इसमें अपना जो दिमाग है वो फ्री होना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि क्रिएटिव थिंग्स होती है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने साड़ी दिया है, हम्म। तो मैं जनरली जो सूट ब्लाउजेस साड़ियाँ होती है वो मैं उसके पैटर्न ऑन टाइम बता देती हूँ, क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं और हम्म। क्लियर हो जाता है। बट जो अपसाइक्लिंग वाला काम होता है, हम्म। जैसे लहंगा टू गाउन, गाउन टू ओके। लहंगा, साड़ियों के ड्रेसेस, इंडो वेस्टर्न, तो उसमें ऐसा होता है कि अलग अलग साड़ियाँ हैं, उनके हिसाब से मुझे ये सोचना पड़ेगा पैटर्न, पल्लू को कहाँ ऐड करूँ, बॉर्डर कहाँ ऐड करूँ, ये प्लेन है तो इसमें और दूसरा कौन सा कलर ऐड करूँ, या फिर प्रिंटेड है तो मैं इसको कैसा डिजाइन करूँ ना। करेक्ट। तो उसके लिए दिमाग फ्री होना चाहिए। बराबर है। अब फ्री है 1 साल से। ओके। तो अभी आप पूरा का पूरा क्रिएटिविटी आप अब डाल मैं पा रहे हैं बहुत उसमें। ज्यादा अच्छे से फ्री होके काम करती हूँ। हम्म। मेरे क्लाइंट बेस भी बढ़े हुए हैं। हम्म। अपना प्रमोशन भी अच्छे से कर पा रही हूँ काम का। हम्म। जब हम दिल से काम करते हैं ना तो वो आउटपुट अच्छा आता है। आउटपुट आउटपुट। करेक्ट। तो अब बस कोई अभी फिलहाल ऐसा चैलेंज नहीं है। हम्म। बस मैं चलते जा रही हूँ। हम्म। प्लानिंग कुछ नहीं है। हर दिन जीती हूँ मैं। अब तक यही करते आए हैं। हाँ, और वो दिन कहाँ लेके जाए वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। डेस्टिनी पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। बस हाँ ये है कि साफ मन से आप काम करो। तो मुझे लगता है कृष्ण भगवान का कर्मयोग आप पूरी तरह से फॉलो कर रही हो। मैं मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसी इंसान हूँ ना कि बस ओवर थिंक अकेले में कर लेती हूँ, हम्म। पर्सनल लाइफ को लेके, काम को लेके ज्यादा नहीं करती हूँ। काम को लेके ऐसा होता है कि दिन शुरू करो, हम्म। आप जाओ आपके वर्क प्लेस पे, आप स्टार्ट कर दो, जो जो आ रहा है वो बस करते जाओ। करेक्ट। मतलब अभी जैसे मुझे आज पता है ये क्लाइंट की कटिंग करानी है, ये क्लाइंट का स्टिच करना है, इनको डिलीवरी है, ये है वो है, हम्म। दिन खत्म हो जाता है। ऐसा है, और ज्यादा सोच के बैठेंगे तो वो सोचने में ही टाइम चला जाएगा। तो हर दिन हम अच्छा करने का सोचेंगे ना, आज मैंने मेरा बेस्ट दिया है तो कल बेस्ट होना ही है। करेक्ट। बस ये सोचती हूँ। अभी आज भी आ गई हूँ इधर। अब 1-2 कॉल्स कर लिए हैं। अब बस दिमाग में वो है कि मैं यहाँ से फ्री होके जल्दी स्टूडियो जाऊँ, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ये चलता है। करेंगे, जल्दी फ्री करेंगे। उसके पहले और एक सवाल था कि जैसे बुटीक के साथ आपने एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी काम किया था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेकअप आर्टिस्ट तो मैं अभी भी हूँ। उसमें ऐसा है कि फोकस ज़्यादा बुटीक के लिए है, डिज़ाइनिंग, क्योंकि मेरा दिन उसी में ख़त्म हो जाता है। बट मेरे ऑर्डर्स अभी भी मुझे मिलते हैं, लाइक साड़ी ड्रिपिंग के लिए ऑर्डर्स जो होते हैं, वो मेकअप के भी हो जाते हैं उसी में। मैं उन्हें रेडी भी कर देती हूँ मेकअप करके और साड़ी भी ड्रिप करती हूँ। हम्म। तो मैं साड़ी ड्रिपिंग के ऑर्डर्स लेती हूँ। हम्म। और मेकअप इसलिए करना स्टार्ट किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ ग्रूमिंग तो मुझे आती थी। और जब हम मॉडल शूट करवाते हैं, या फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने ब्रांड की मैं खुद ही मॉडल हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मोस्टली आउटफिट्स के खुद ही शूट करती हूँ। ग्रेट। तो मेकअप आने से ये होता है बेनिफिट कि एक तो हमारा काम नहीं रुकता, हाँ।
कि हमें वेट करना है किसी का। एंड सेकंड थिंग, मुझे ये पता होता है कि ये आउटफिट पे ये लुक चाहिए, तो मैं खुद अच्छे से क्रिएट कर सकती हूँ। तो आप अभी बाहर भी मेकअप के ऑर्डर्स लेते हो कि अभी बंद कर दिया? नहीं लेती हूँ ना, काम आए तो बंद क्यों करना है। ओके। कुछ ना कुछ तो रहना ही चाहिए, जैसे मेकअप का ऑर्डर आ जाए, आउटफिट का ऑर्डर आ जाए, तो टैलेंट पूरा होना चाहिए कूट कूट के। मतलब मल्टीटास्किंग है आप, और आप कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी करते हाँ, हो, वो उसके बारे में भूत भी सवार हो जाता है ना जब, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। फिलहाल तो ऐसा लोगों का कहना है कि नागपुर में सबसे बेस्ट ग्रैंड इवेंट करवा चौथ का सरला पांडे ही करवाती है, क्या बात है, जिसका टाइटल है सदा सौभाग्यवती भाव। नाइस और ये नाइस टाइटल ही लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, SSB। क्लास। इसके 4 सीजन कंप्लीट हो गए हैं तो ये सबसे पहले सक्सेसफुली। ख्याल कैसे आया था कि ये इवेंट किया जाए, या फिर? ऐसा लगता है कि मेन तो ऐसा था कि जैसे बिजनेस पर्पस, लेडीज की गैदरिंग होगी, ओके ओके, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, नाइस रीच बढ़ेगा, नाइस थॉट। है ना। हाँ, तो मेरे को तो लेडीजों के बीच में घिरे रहना पड़ेगा ना उसके लिए, बिजनेस के लिए। करेक्ट करेक्ट। अब वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ड्रेस किससे डिजाइन कराएंगे। तो फिर से एक बार दूरदृष्टि। मतलब ऐसा ही नहीं है कि रैंडम कुछ भी कर लिया, हर एक चीज जो आप कर रहे हो उसके लिए कुछ पर्पस, तो थॉट प्रोसेस है आपका पीछे में, बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है एक्चुअली। वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, हाँ, मैं उसमें कमाती नहीं हूँ। करेक्ट मैं वो इवेंट्स ना, इवेंट के थ्रू अर्निंग हो उसके लिए नहीं करती हूँ, करेक्ट। क्योंकि मैं इतना बेच देती हूँ कि मैं खुद का पैसा लगाती हूँ। हाँ, उतना आता नहीं है आउटपुट, ओके, लेकिन वो अदर वे से आएगा लॉन्ग टर्म, राइट, कि वो जो मेरे कॉन्टेक्ट्स है, जो मेरे फ्रेंड्स है, उनको उन तक के मेरा काम पहुंचे, करेक्ट, वो काम देखेंगे, एक बार करवाएंगे, तभी तो रिपीट होगा। तो फर्स्ट टाइम आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट जब एक बार सर्विस लेंगे तभी तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना। पर एक बार आने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक बार आने के बाद कुछ नहीं करना है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट काम देते हैं, है ना। तो एक बार आएंगे तो वो बार बार आएंगे, फर्स्ट टाइम आना बहुत जरूरी। लेकिन एक बार कैसे बुलाऊं, इसलिए ये सब कर लेती हूँ। तो दूसरे के इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप करने से अच्छा है खुद का इवेंट डाल दो। तो अकेले सब कर कैसे लेते हो भाई? भगवान है ना इतने सारे। अपने कृष्ण जी है साथ में, ऐसा चक्र घुमा देते हैं, हो जाता है। हैट्स ऑफ, मतलब इधर आपको बुटीक भी संभालना है, मेकअप आर्टिस्ट भी करना है, खुद का मॉडल खुद ही बनना है, साथ में इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करना है। तो देखिए कैसा है, इजी है बहुत। जब शूट करना है तभी मेकअप करना है ना। हाँ, और जिस टाइम पे मैं इवेंट्स कर रही हूँ, वो पर्टिकुलर वो 1-1.5 महीने का वो पीरियड है, तो वो टाइम पे मैं मेकअप के ऑर्डर्स नहीं लूंगी। करेक्ट। पर बाकी सीजन तो है ना, तो हर एक काम के लिए टाइम फिक्स है। जैसे अक्टूबर में ही होता है करवा चौथ, तो वो सितंबर अक्टूबर हमने डाल दिया उसके लिए, इवेंट के लिए 2 महीने। और फिर उसके बाद जो ये दिसंबर जनवरी, मेरे कैलेंडर शूट भी करवाती हूँ मैं, मेरे खुद के कैलेंडर आते हैं, फैशन कैलेंडर। अब ये भी ऐसा है कि आउटफिट पे शूट करवाती हूँ। तो जैसे 12 पेज होते हैं, एक पेज मैं परमानेंट, ठीक है। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हूँ मैं, खुद से प्यार करती हूँ तभी मैं दुनिया से प्यार कर पाऊंगी। वाह, क्या बात है। और जो खुद से ही नहीं करेगा वो किससे क्या ही करेगा। तो ये ऐसा है मेरा थोड़ा सा, तो मैं इसीलिए आज बहुत अच्छे से रह पा रही हूँ। तो मॉडल्स होती है, और मॉडल्स में ऐसे प्रोफेशनल मॉडल्स नहीं लेती हूँ कैलेंडर के लिए। ऐसा लेती हूँ कि हर एक पर्सन अपने में बेस्ट है। भगवान ने हर एक इंसान को बहुत सुंदर बनाया है, ब्यूटीफुल। हर एक लड़की को, मोटी हो, सांवली हो, गोरी हो, हाइटेड हो, शॉर्ट हो, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी कि वो ब्यूटीफुल दिखेगी। ब्यूटीफुल थॉट। तो मैं क्या करती हूँ ना, उनके अकॉर्डिंग उन्हें आउटफिट्स देती हूँ। उन्हें ये बताती हूँ कि आप सुंदर हो, जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल मॉडल्स ही ब्यूटीफुल होती है। तो प्लस साइज, स्मॉल साइज, है ना, टॉल, शॉर्ट, ऐसे ऐसे आउटफिट्स मैं बनाती हूँ और उन पे शूट करवाती हूँ।
कि मैं हर किसी को सुंदर बनाऊंगी कपड़ों से, बाकी तो रहते ही है। जैसे आप ब्यूटी मेकर है। नहीं, ब्यूटी तो होती है, एनहांस करवाते हैं। ब्यूटी एनहांसर। हाँ, ब्यूटीफुल तो हर कोई है, तो उसको रियलाइज करवाना है कि आप सुंदर हो, बस ये काम है। सो ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, मूवीज में भी देखते हैं कि एक ब्यूटी का जो एक पर्टिकुलर पैरामीटर डिफाइन करके रख दिया है, तो आप उसको ब्रेक कर रहे हो कहीं तो भी। बहुत बड़ा काम है अपने आप में, उतना कोई छोटा अंदर काम। से ब्यूटीफुल होता है, हाँ। किसी की आईज बहुत सुंदर होती है हम्म, है ना? मतलब किसी के अलग अलग फीचर्स आप देखोगे तो वो अच्छे हैं, किसी को ऑल ओवर अच्छा है, तो हर कोई ब्यूटीफुल होता है, ये बात है। हाँ, भगवान ने हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा दिया है कि स्पार्क, कि नहीं, आप उसको बस पहचानना पड़ता है, और ये है। उसको और ज्यादा संवारना है निखारो। और मेकअप का मतलब तो यही होता है ना कि आप तो सुंदर हो, लेकिन वो हाईलाइट करना है सिर्फ, हाईलाइट कर। बस। ब्यूटीफुल। तो जाते जाते आप महिलाओं को जो स्ट्रगल कर रही होगी शायद अपने लाइफ में, क्या मैसेज देके जाना चाहोगे? हाँ, मैं क्या ही मैसेज दूंगी, बट एक चीज बोलना चाहूंगी कि सिर्फ आप खुद पे फोकस करो। मैंने खुद की लाइफ से ये सीखी हूँ, मैंने पूरी लाइफ दुनिया, समाज, फैमिली इसमें दी हूँ, लेकिन कोई नहीं आता है आपके टाइम पे, और 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। जो भी क्रिटिसिज्म होगा ना, 1-2 दिन तक चलेगा, लेकिन भोगना आपको लाइफ टाइम पड़ेगा। तो बेटर वे है कि आप सिर्फ पहले खुद को प्रायोरिटी दो, किसी को हर्ट मत करो। मैं तो खुद ने कभी किसी को ऐसे हर्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे हमारी लाइफ में 2-4 लोग जो हमारे इम्पोर्टेंट होंगे, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, उनके सिवाय तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस ये मानना रहेगा मेरा। नाइस थॉट। सरला जी, नो नॉइज पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने याद किए मुझे और यहाँ पे इनवाइट किए, उसके लिए। दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।